जहाँ पे कितनी सारी सेम तरह की इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक साथ जब मैन्युफैक्चर होती हैं, मतलब एक साथ जहाँ पे बनती हैं एक सेम फील्ड की, दैट इज इंडस्ट्रियल क्लस्टर। और इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है वो एक नैरो टर्म है, वेयर एज एक इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है दैट इज अ वाइडर टर्म। इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर कितने सारे हमारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो हैं वो भी आ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडस्ट्रियल सिकनेस। बेसिकली बच्चे, सिकनेस का मतलब क्या होता है? सिकनेस मीन्स जब कोई बीमार होता है। अगर हम इंडस्ट्रियल सिकनेस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कि व्हेन इंडस्ट्रियल गॉट सिक, कि जब हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो लॉस जनरेट करना शुरू कर देती है, जब हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो हमें प्रॉफिट नहीं दे रही है, वो हमसे मतलब हम जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उन चीज के ऊपर वो प्रॉपरली काम नहीं हो पा रहा है हमसे हमारी इंडस्ट्रीज में, दैट इज रिगार्डेड एज अ इंडस्ट्रियल सिकनेस, कि हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो बीमार हो रही हैं। स्टार्टिंग विद मेरी स्लाइड सबको विजिबल है? हाँ जी, स्क्रीन सबके साथ शेयर है ना? सबको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, ma'am. All right. Starting with industrial sickness. Industrial sickness has been growing from the last decade. Many traditional and modern industries are now being affected by the industrial sickness. Persisting problem are being faced by industrial sector of our country. So industrial sickness जो है बेटा, ये आज का कोई recent topic नहीं है। हमेशा से जब से इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है हमारी इकोनॉमी में, फ्रॉम राइट दैट टाइम इंडस्ट्रियल सिकनेस जो है वो साथ में ही चली है। क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो बड़ी अच्छा काम कर रही है, बट उनका एक टाइम पीरियड आता है जब उन्हें विड्रॉ करना पड़ता है मार्केट से, कि वो इतने लॉस नहीं जनरेट कर पाते। कभी फैशन आउट ऑफ फैशन हो जाता है, आउट ऑफ प्रेफरेंसेस हो जाती है, लोगों को वो चीजें पसंद नहीं होती है। उस केस में कोई इंडस्ट्री, कोई फर्म, कोई कंपनी उस अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर काम नहीं कर पाती, तो इंडस्ट्रीज जो है वो सिकनेस की तरफ मूव हो जाती है। चाहे वो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं, हर इंडस्ट्रीज जो है अगर वो अच्छी तरह से अपने आप को मैनेज नहीं करेगी, दे गॉट इफेक्टेड बाय इंडस्ट्रियल सिकनेस। सो the problem of sickness has adversely affect the health of industrial sector in particular and economy in general. जब हमारी इंडस्ट्री सेक्टर्स की बच्चे इंडस्ट्रीज खराब होनी स्टार्ट होंगी, अगर उनसे हमें रेवेन्यूज जनरेट नहीं होगा, तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी जो है वो सही तरह काम नहीं करेगी। क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज में ओवरऑल कितने लोगों को हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, कितनी हमारी डिमांड और सप्लाई की जो डिमांड है, हमारी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करती हैं। अगर इंडस्ट्रीज अच्छे से काम नहीं करेगी तो हमारी इकोनॉमी इन जनरल एक प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाएंगी। टू अ लेमैन लैंग्वेज, a sick unit is one which is not healthy. अगर हम एक सिंपल सी लैंग्वेज पे इंडस्ट्रियल सिकनेस को डिफाइन करें, एक सिक यूनिट वो होगा जो हेल्दी नहीं है। मींस अगर एक हम बीमार आदमी की बात करते हैं तो हम कहते हैं हाँ जी इसको कोई सिकनेस है, ये आदमी जो है ये बीमार है, मतलब ये हेल्दी नहीं है। इन द सेम वे अगर हम इंडस्ट्रियल सिकनेस की बात कर रहे हैं, एक अगर हम किसी इंडस्ट्री को सिक यूनिट रिगार्ड कर रहे हैं, दैट मीन्स वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा ही, दैट यूनिट इज नॉट हेल्दी। अगर इन्वेस्टर्स के व्यू ऑफ पॉइंट से देखें इंडस्ट्रियल सिकनेस को, दैट मीन्स वन विच स्किप डिविडेंड। मुझे डिविडेंड्स क्या होते हैं? डिविडेंड मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट। लाइक इन्वेस्टर जो है वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, ये सोच के इन्वेस्ट कर रहा है कि जो आपकी इंडस्ट्री है वो उसे प्रॉफिट देगी। तो प्रॉफिट जो है जब इंडस्ट्रीज को होता है, वो क्या करती है, वो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती है। डिविडेंड इज अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट और अ प्रॉफिट जो कि एक कंपनी उन लोगों को देती है जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उस कंपनी में। अब एक इन्वेस्टर के लिए एक कंपनी आपकी अनहेल्दी कब होगी? जब उसका डिविडेंड स्किप हो रहा होगा। सपोज जैसे कोई मेरी कंपनी है, उसने मुझे इस साल भी डिविडेंड नहीं दिया, उसने अगले साल भी डिविडेंड नहीं दिया, उसका डिविडेंड स्किप हो ही जा रहा है, कोई पता नहीं है डिविडेंड कब मिलेगा। इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है बच्चे? दैट मीन्स कि वो कंपनी को प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, वो कंपनी जो है वो लॉसेस में जा रही है, वो इंडस्ट्री, वो फर्म जो है वो लॉसेस जनरेट कर रही है। फॉर एन इन्वेस्टर, एक सिक यूनिट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ यूनिट वन विच स्किप्स द डिविडेंड। अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट के व्यू ऑफ पॉइंट से देखते हैं तो वो सिक यूनिट किसको मानता है? जो कि लॉस जनरेट कर रही है। अ यूनिट विच इज मेकिंग लॉसेस इज रिगार्डेड एज अ सिक यूनिट।
एंड अगर हम एक बैंकर के व्यू ऑफ पॉइंट से देखें, विच इनकर्ड कैश लॉसेज इन द प्रीवियस ईयर एंड लाइकली टू रिपीट द परफॉर्मेंस इन करंट एंड फॉलोइंग ईयर, कि पिछले सालों में भी जिस बैंक ने जो है वो लॉसेज जनरेट किए होंगे और आने वाले सालों में भी और करंट साल में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस को नहीं दे रहा है, वो लॉसेस ही जनरेट कर रहा है। मुझे अगर हम एक एंटरप्राइज की बात करें तो एंटरप्राइज में कोई भी एंटरप्राइज आ सकती है, वेदर इट इज अ बैंकिंग सेक्टर, वेदर इट इज इंश्योरेंस सेक्टर, वो भी कंपनीज ही है, बैंकिंग कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई आपकी इंडस्ट्रीज है, कोई फर्म्स है, दैट ऑल कम्स अंडर अ सिकनेस। जैसे कोई बैंक है वो अच्छी तरह काम नहीं करते हैं तो दैट मीन्स दैट बैंक जो है वो सिकनेस की कैटेगरी में आ जाता है, या उनको बंद कर दिया जाता है या उनकी मर्जर्स हो जाती हैं। सो a sick unit is that which incurred cash losses for 1 year and is likely to continue incurring cash losses for current year as well as for the following year, and the unit has imbalance in its financial structure. मीन्स अगर हम अब सिक यूनिट को डिफाइन करें तो बेसिकली एक सिक यूनिट क्या होगा, जिसने कि पिछले एक साल में लॉसेस ही जनरेट किए हैं, कैश लॉसेस जो जनरेट कर रही है, और आने वाले सालों में भी वो कंटिन्यूसली कैश लॉस ही जनरेट कर रही है, उन्हें लॉसेस ही हो रहे हैं, और उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है दैट इज इन इम्बैलेंस, वो प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है, वो इम्बैलेंस्ड है। ऐसा कोई भी यूनिट, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जो है उसे हम सिक यूनिट रिगार्ड करेंगे। इज दैट क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. ऑलराइट। नाउ सिम्टम्स, वार्निंग, सिग्नल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कोई यूनिट, हमारी कोई फर्म, हमारी कोई कंपनी है वो सिक हो रही है। सबसे पहली चीज दैट इज अ शॉर्टेज ऑफ लिक्विड फंड टू मेट अ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स और टू मेट अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कि अब कंपनीज के पास देखो लिक्विड फंड्स, लिक्विड फंड्स क्या होते हैं बेटा? कैश या ऐसी चीजें जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कंपनी के पास कैश या लिक्विड फंड्स की शॉर्टेज हो गई है और वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रही। पूरा नहीं कर पा रही का मतलब क्या है कि उनकी जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो भी नहीं निकल रहे हैं, दैट मीन्स कंपनी जो है वो सिकनेस की तरफ जा रही है। सेकेंड इज डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है बच्चे प्रॉफिट, कि हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर जो हमें रिटर्न आ रहा होता है दैट इज अ रेट ऑफ रिटर्न। अगर हमारी कंपनी को रेट ऑफ रिटर्न नहीं आ रहा या पहले से कम आना शुरू हो गया है, देखो अगर पहले हमें 100% रेट ऑफ रिटर्न आ रहा था, धीरे धीरे वो डिक्रीज होता होता आज 40% पे रह गया है, मीन्स हमारी कंपनी जो है वो सिकनेस की तरफ जा रही है। या तो हम उसे एफर्ट करें, या हम उसकी मैनेजमेंट चेंज करें, या हम उसको उसमें अपनी जो डेडिकेशन या कमिटमेंट है वो और डालें, जिससे कि हम उसको वापस से उसी पोजीशन पे लेके आ सके। वरना डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न इज अ वार्निंग कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो सिकनेस की तरफ जा रही है। देन इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, कि हमारे पास 10 मशीन्स हैं जो कि 10 घंटे काम कर सकती हैं, बट हम उससे सिर्फ 4 घंटे ही काम करवा रहे हैं, 6 घंटे वो मशीन्स खाली पड़ी हुई हैं। मीन्स हमारे पास जितनी कैपेसिटी है, चाहे हम मशीन्स की बात कर ले बच्चे, चाहे हम अपने फंड्स की बात कर ले, चाहे हम अपने लेबर या अपने वर्कर्स की बात कर ले, कि एक पर्सन में जितनी कैपेसिटी है, एक इक्विपमेंट में जितनी कैपेसिटी है काम करने की, हम उससे भी कम उससे काम करवा रहे हैं। मीन्स वी आर अंडर यूटिलाइजिंग द कैपेसिटी। जब हम उनको फुली यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हैं तो हमें फुली रिटर्न उसके कभी मिल ही नहीं सकते। दैट मीन्स देखो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, रॉ मटेरियल के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे हम रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे। अगर रॉ मटेरियल नहीं आ रहा तो हमारी मशीनें, हमारे वर्कर सारे खाली बैठेंगे। इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, कि हमारी इंडस्ट्री जो है दैट मीन्स वी आर गोइंग टू वॉच द सिकनेस। देन इज एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव इन्वेंट्रीज। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है बच्चे इकट्ठा करना। एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव इन्वेंट्रीज मीन्स कि हमारी सेल्स नहीं हो रही है, हम जो बना रहे हैं वो हमारी फैक्ट्रीज में, हमारी कंपनीज में ही पड़ा हुआ है, हम उसे बाहर निकाल नहीं रहे हैं, हमारा इन्वेंट्रीज इकट्ठी हुई हुई है, ओवर स्टॉकिंग हो गई है। हमारी कैपिटल देखो, सामान खरीदने में हमारा पैसा उतना ही लगता है। अगर हमने कोई पैसे दे के कोई सामान खरीदा है, मीन्स हमने अपनी कैपिटल को उस जगह पे बांध के रख लिया है, हम उसको यूज तभी करेंगे जब वो हमारी सेल्स में कन्वर्ट होगा।
सो अब जब हम इकट्ठा करके ही रखी जा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट, हम ना उसको, जो हमारा सामान है हम उसको नहीं पहुंचा रहे हैं मार्केट तक, हमें सेल्स नहीं हो रही है, पैसे नहीं आएंगे, हमारे पास पैसे नहीं आएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। सो ओवरऑल दीज आर द सिम्टम्स, जिससे कि ये हमें पता चल सकता है कि हमारी कंपनी जो है वो सिक यूनिट में कन्वर्ट हो सकती है, अगर हमने इफेक्टिवली उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, अगर हमने प्रॉपरली वहां पे काम नहीं किया। इन दैट केस, एक सेकेंड क्लास। नेक्स्ट बच्चे हम कर रहे थे कॉजेज ऑफ बॉन्ड सिकनेस, सॉरी, कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। बच्चे ये जो कॉजेज होते हैं हमारे, ये हम दो टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक हमारा आता है बॉन्ड सिकनेस। बॉन्ड सिकनेस मतलब जब हमने अपनी इंडस्ट्री को सेटअप किया है उस टाइम ही हमने ऐसा काम कर दिया है कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट निकलेगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो सिक होगी ही होगी। और दूसरे हमारे कॉजेज आते हैं अचीव्ड सिकनेस। अचीव्ड सिकनेस मतलब जो हमने वर्किंग के दोहरा, हमारी वर्किंग के कंटिन्यूशन में जो हमारे सिम्टम्स आ सकते हैं। सो देखो, कॉजेज ऑफ बॉन्ड सिकनेस में फर्स्ट कॉज हमारा आ जाता है रॉन्ग लोकेशन। हमने कंपनी शुरू करनी थी, स्टार्टिंग में ही हमने उसकी जो लोकेशन है वो गलत डिसाइड कर ली। तो उस केस में क्या होगा बच्चे, उस गलत लोकेशन पे, उस गलत जो हमारी, मेरी आवाज आ रही है सबको बच्चे? माय वॉइस इज ऑडिबल? As my voice is audible to you?